प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नर जनन अंग के बारे में, फिर इसके बाद मादा जनन अंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, नर जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में पहले समझेंगे, फिर उसके कार्यों के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो नर जनन अंग यानी कि नर जनन अंग में दो वृषण, यहाँ देख रहे हैं चित्र में, यहाँ वृषण ये दो है ना, गोलाकार अंडाकार जो रचना देख रहे हैं। कई शुक्र अपवाहिकाएं होती है, कई इसमें शुक्र अपवाहिकाएं होती है। प्रत्येक वृषण से संबंध अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पीछे की ओर देखिए, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो चर्चित डायग्राम देख रहे हैं आगे से है, तो ये 500 से है, पीछे की तरफ से इसको लिया गया है ना। तो अधिवृषण को एपिडिडाइमिस भी कहते हैं। ठीक है, अधिवृषण को एपिडिडाइमिस भी कहा जाता है। शुक्रवाहिनी, इसमें कई शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी ये जो देख रहे हैं नली, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। देखिए, ठीक, शुक्राशय, शुक्राशय देख रहे हैं ना यहाँ पे ये इसे शुक्राशय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग, ये वाला जो मार्ग है ना, ये रास्ता, ठीक है, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तथा शिश्न, शिश्न ये वाला जो है शिश्न कहलाता है, ये देख रहे हैं ना, शिश्न कहलाता है। और कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है। जैसे सहायक ग्रंथियों की बात करें तो पुरुषस्थ ग्रंथि हो गया, कौपर ग्रंथि हो गया, तो ये सब ग्रंथि सहायक ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सभी रचनाओं के बारे में देखते हैं और इनके कार्यों के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग वृषण के बारे में, यानी कि टेस्टिस के बारे में, है ना। टेस्टिस क्या होता है? तो वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। देखिए, सबसे प्रमुख जनन अंग होता है। क्यों जनन अंग प्रमुख है? क्योंकि नर युग्मक जो शुक्राणु कहलाते हैं, नर युग्मक शुक्राणु होता है, इसी में बनते हैं। वृषण में ही किसका स्त्राव होता है? तो शुक्राणु का स्त्राव होता है, इसी में शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 2 अंडाकार वृषण होते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ, 2 अंडाकार वृषण होते हैं जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच त्वचा एवं पेशियों से बनी एक थैली में स्थित रहते हैं। ठीक है, उदर गुहा यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बाहर, ठीक है, नीचे की ओर, ये जो अंग है आपके उदर गुहा के नीचे की ओर, जब रीढ़ की हड्डी समाप्त होगी उसके नीचे की ओर दोनों जांघों के बीच में ये आपका पाया जाता है। थैली के अंदर 2 रहती हैं रचनाएं आप, ठीक है। इस थैली को वृषण कोश कहते हैं। जो थैली होती है, यानी कि ये जो थैली जो देख रहे हैं ना, इसमें जिसके अंदर ये रहता है उसको वृषण कोश कहते हैं। समझ रहे ना, ये थैली जो होता है मांस की बनी एक थैली होती है। कहने का मतलब ये जो वृषण के ऊपर जो वृषण कोश रहता है ना, जिसके अंदर वो व्यवस्थित रहता है, वो मांस की बनी हुई थैली को वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वृषण जो होता है ऊपर से तंतुमय तंतुमय संयोजी तंतुमय संयोजी उत्तक तंतुमय संयोजी उत्तक के आवरण से ढका रहता है। ठीक है, ये जो ऊपर से ढका रहता है कैसे? वृषण कोश में जो तंतुमय संयोजी उत्तक रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृषण में कई कुंडली नलिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती हैं। वो नलिकाएं क्या करती है? तो वो शुक्राणुओं का विकास करती है। उस नलिकाओं में से अंदर की ओर बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती है जो क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जैसे ये आपका वृषण हो गया ना, इसमें ऐसे बहुत सी पतली पतली नलिकाएं होंगी। ठीक है, ये किसका निर्माण करती हैं? वृषण का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। जो किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और उन नलिकाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उन नलिकाओं को कहते हैं शुक्र जनन, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिकाएं, सॉरी, शुक्र जनन नलिकाएं।
नलिकाएं उसे हम लोग नाम से जाने, क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए शुक्र जनन नलिकाएं कहती है। और वो पतली पतली नलियों के रूप में किसमें व्यवस्थित रहती है, आपके वृषण में रहती है। ठीक, अब देखिए शुक्र जनन नलिका जो है अंदर की ओर आपस में जुड़कर एक लंबी अत्यधिक कुंडित नलिका बनाती है। आपस में जुड़कर क्या करती है, अत्यधिक कुंडिकल है ना, एक अत्यधिक कुंडली नलिका बनाती है, जिसे हम लोग अधिवृषण वाहिनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिवृषण, अधिवृषण वाहिनी। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया वृषण के बारे में। फिर से इसको जान लेते हैं कि वृषण जो होता है इसके अंदर नर युग्मक यानी शुक्राणु बनते हैं। ये दो होते हैं, अंडाकार रूप में पाए जाते हैं। ठीक, जो उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच व्यवस्थित रहते हैं एक थैली में, और उस थैली को वृषण कोष कहते हैं। थैली को वृषण कोष कहते हैं। उसमें तंतु संयोजी ऊतक होते हैं, है ना, उसके ऊपर तंतु संयोजी ऊतक होता है वृषण के ऊपर, और प्रत्येक वृषण में कई पतली पतली नलिकाएं होती है, जिसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। कहने का मतलब इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक इसी में बनते हैं। किसमें, ये शुक्र जनन नलिकाओं में। और शुक्र जनन नलिकाएं आपस में जुड़कर अधिवृषण वाहिनी का निर्माण करती हैं। अगला बात करते हैं हम लोग अधिवृषण के बारे में। ठीक है, अधिवृषण क्या होता है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो अधिवृषण वाहिनी जो देखे थे, इसके अंदर जो पतली पतली नलिकाएं होती है ना, जनन नलिकाएं, जिसके अंदर क्या होता है, तो शुक्राणुओं का जनन होता है। ठीक है, तो उन जनन नलिकाएं जो थी वो मिलके क्या बनाती हैं, अधिवृषण का ही निर्माण करती हैं, अधिवृषण वाहिनी का ही निर्माण करती है, सॉरी, अधिवृषण वाहिनी का निर्माण करती है। तो अधिवृषण वाहिनी एक लंबी नलिका है जो अत्यंत कुंडलित और कसी हुई नलिका के रूप में, ठीक है, ये नलिका जो है ऊपर की ओर कसी हुई रूप में है ना, इसके ऊपर व्यवस्थित रहती है। कहाँ पे, तो वृषण के ऊपर, वृषण के भीतरी किनारे से चिपकी रहती है, भीतरी किनारे से ये चिपकी है, देख रहे हैं ना, अधिवृषण। ठीक, अधिवृषण में एक शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है, शुक्रवाहिका नामक नलिका निकलती है। यहाँ से देखिए शुक्रवाहिका, यहाँ देख रहे हैं ना इस चित्र में, शुक्रवाहिका यहाँ से नलिका निकली है, जिसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। यहाँ पे अधिवृषण में ही क्या होता है, इस भाग में ही क्या होते हैं, शुक्राणु इकट्ठा होते हैं, संचित होते हैं। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग बन जाते हैं। इसी में क्या होता है कि ये शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, और वो सक्रिय हो जाते हैं किसके लिए, निषेचन क्रिया के लिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं शुक्रवाहिका के बारे में। तो शुक्रवाहिका क्या होता है, तो ये जो नली देख रहे हैं ना, ये शुक्रवाहिका कहलाता है, ये जो, ठीक। तो यहाँ लिखे हैं कि यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक, इसकी दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। इसकी दीवार कैसी होती है, मांसी बनी और संकुचनशील होती है। दोनों शुक्रवाहिकाएं, दोनों शुक्रवाहिका एक इधर है और एक इधर है ना, वृषण के पीछे से इससे समांतर आगे बढ़ती हैं, ये पीछे समांतर आगे बढ़ती हैं इस तरह से, ठीक है, तथा आगे यह मूत्राशय तक जाती है। ये कहाँ पहुंचती है, मूत्राशय तक। ये जो देख रहे हैं ना नली, यहाँ यहाँ ये जो मूत्राशय देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये आके ऐसे जुड़ी हुई है। मूत्राशय के समीप यह अपनी ओर की मूत्र नलिका पर एक फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती हैं। ये उसके पृष्ठ तल पर कहाँ पहुंच जाती हैं, ये इसके पृष्ठ तल पर पहुंच जाती हैं। यहाँ से ये कुछ नीचे आती है, यहाँ से यह कुछ नीचे आती है, फिर अपनी ओर के शुक्राशय की नलिका से जुड़कर, ये अपनी ओर की, ये जो देख रहे हैं, ये अपनी ओर की शुक्राशय की नलिका से जुड़ी हुई है और जुड़कर एक स्खलन नली का निर्माण करती है। ये जुड़कर क्या करती है, यह एक नली का निर्माण करती है, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। देख रहे हैं ना, स्खलन नलिका कहते हैं ये वाली नलिका को। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मूत्रवाहिका जो है इसके पीछे की ओर, देख रहे हैं ना, यहाँ से ये ऐसे चला गया यहाँ पे। ठीक, तो वही यहाँ लिखे हुए हैं कि मूत्राशय के समीपीय अपने और मूत्र नलिका पर एक फंदा
बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंचती है। देख रहे हैं, एक फंदा बना के यहाँ पृष्ठ तल पर पहुंच गई है और ये आगे आके यहाँ से जुड़ गई है और ये पीछे की ओर क्या होंगे कि शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक स्खलन नलिका का निर्माण करती है। इसे स्खलन नलिका कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करती है। तो अब स्खलन नलिका क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्खलन नलिका की। तो ये दो छोटी नलियां होती हैं। ठीक है, ये जो छोटी नलिकाएं होती हैं, ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं दो। ठीक है, जो शुक्रवाहिका यानी कि ये जो नली जा रही है इसकी, है ना, तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़कर बनती है, तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़कर बनती है। ठीक है, तो शुक्राशय की नलिका ये रही। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, शुक्रवाहिनी हुई, दोनों से मिल शुक्रवाहिका हुआ, दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक, दोनों स्खलन नलिका, है ना, दो स्खलन नलिका, एक ये है और एक इधर से है, एक पुरुषस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ये पुरुषस्थ ग्रंथि देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें प्रवेश कर जाती है। पुरुषस्थ ग्रंथि में दो नलियां मूत्राशय में आने वाले नली के साथ जुड़कर मूत्रमार्ग का निर्माण करती है। आगे आके मूत्रमार्ग का निर्माण करती है। अब चलिए तो मूत्रमार्ग के बारे में देखते हैं। मूत्रमार्ग की बात करें तो मूत्रमार्ग जो होता है यह एक लंबी मांसल नली है। ये लंबी मांसल नली है। ठीक, ये नाम से पता चल रहा है कि जिसमें मूत्र मार्ग यानी कि जिससे मूत्र होकर बाहर निकलता है। आप पहले पढ़ चुके थे ना उत्सर्जन में कि मूत्राशय से होते हुए मूत्र, है ना, मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग से होते हुए वो बाहर निकलता है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग जो देखे थे ना, अंदर स्पर्म बन रहा था, यानी कि विसन के अंदर जो शुक्राणु बन रहा है वो भी यहीं से निकलेगा। देखिए आगे इसमें आपको बताते हैं। ठीक, इसमें दो सहायक ग्रंथियां, पुरुषस्थ ग्रंथि और तथा कॉपर ग्रंथि की भी नलिकाएं खुलती है, इसी में खुलती है। देखिए ये देख रहे हैं ना पुरुषस्थ ग्रंथि, ये सेकंड वाले फिगर में देखिए आपको कॉपर ग्रंथि और, है ना, कॉपर ग्रंथि दिखाया गया है। ये कॉपर ग्रंथि भी देख रहे हैं ना, ये मूत्र मार्ग में ही खुला है कि नहीं, ये मूत्र मार्ग है ना आपका, ये वाला रास्ता इसी में खुला है। और कॉपर ग्रंथि, है ना, पुरुषस्थ ग्रंथि भी क्या हो रहा है, इसी में खुला हुआ है। ठीक, इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है। ये मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है और शिश्न के मध्य से होते हुए, शिश्न के, ये देखिए शिश्न के मध्य से होते हुए, ठीक है, शिश्न के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, मूत्र जनन छिद्र यानी कि जिसको प्यूसस कहते हैं, इसके द्वारा यहाँ बाहर खुलता है। तो यहाँ मूत्राशय से मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है, सीमेन भी निकलता है। कहने के मतलब इसमें जो स्पर्म बनता है ना वो भी इसी से बाहर निकलता है। ठीक है, और ये यहाँ से कहाँ जाता है तो मादा जननांग में चला जाता है। वो कैसे जाता है उसके बारे में हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पुरुषस्थ ग्रंथि। ठीक है, पुरुषस्थ ग्रंथि इसके बारे में देखते हैं। ठीक, यहाँ पे जो रचना देख रहे हैं ना पुरुषस्थ ग्रंथि की, चाहे यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार, है ना, ग्रंथि है। देख रहे हैं, छोटी होती है और लगभग गोलाकार ग्रंथि है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना इस चित्र में, यहाँ भी। ठीक, यह दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। बाएं और दाएं पिंड का बना होता है। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मध्य में जुड़े रहते हैं। दोनों पिंड देख रहे हैं ना, एक दूसरे से सटे हुए इस तरह से जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं ना चित्र में। मूत्र मार्ग पुरुषस्थ ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ इसके बीच से होकर गुजरा है ना। ठीक, मूत्र मार्ग के इसी भाग में, किस भाग में, यहाँ पे, ठीक है, इस भाग में क्या होता है कि पुरुषस्थ नलिका खुलती है। यहाँ पुरुषस्थ नलिका खुलती है। पुरुषस्थ ग्रंथि से पुरुषस्थ द्रव स्रावित होता है। इसके अंदर कौन सा द्रव स्रावित होता है, पुरुषस्थ द्रव। तो जो पुरुषस्थ द्रव है और इसमें बनता है शुक्राणु। ठीक है, इसमें बनता है शुक्राणु जो यहाँ से होकर आगे जाता है ना, मूत्राशय से होते हुए, सॉरी शुक्रवाहिका से होते हुए आगे जाता है ना, तो शुक्राणु द्रव यानी कि जो शुक्राणु बनता है वो, और पुरुषस्थ द्रव जो यहाँ स्रावित होता है, पुरुषस्थ ग्रंथि में स्रावित होता है, दोनों आपस में, है ना, तथा शुक्राशय द्रव, और शुक्राशय के अंदर भी द्रव बनता है। ठीक है, जिसे शुक्राशय द्रव के नाम से जानते हैं। ये तीनों शुक्राशय द्रव, शुक्राणु द्रव और यहाँ पे पुरुषस्थ द्रव, तीनों मिलकर विरय का निर्माण करते हैं, विरय बनाते हैं। ठीक है, विरय बनाते हैं। पुरुषस्थ द्रव के कारण ही विरय में विशेष गंध आती है। इसमें विशेष गंध आती है, अलग तरह का एक स्मेल आता है। पुरुषस्थ द्रव विरय के
शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। पुरुषस्थ द्रव क्या करता है कि ये जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, उसको उत्तेजित करता है, जिसके कारण वो आगे इसमें आकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है उन्हें। और ये उत्तेजना कैसे बढ़ती है, तो हमारे मानसिक सोच के अनुसार ये उत्तेजना बढ़ती है। यहाँ से एक चीज आपको पता चल गया कि ये जो विरय है, इसमें पुरुषस्थ द्रव है, शुक्राणु द्रव है और शुक्राशय द्रव है, तीनों मिलकर ये बना हुआ है। और पुरुषस्थ द्रव पुरुषस्थ ग्रंथि से स्रावित होता है, शुक्राणु द्रव यहाँ से वृषण से स्रावित होता है, और शुक्राशय द्रव शुक्राशय से स्रावित होता है, और तीनों मिलकर विरय का निर्माण करते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग कॉपर ग्रंथि की। तो कॉपर ग्रंथि के बारे में बताएं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ठीक है, और ये हमारे जनन अंगों में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी इसकी रहती है। चलिए इसको देख लेते हैं। पुरुषस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक छोटी है ना, एक जोड़ी छोटी कॉपर ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, एक जोड़ी कॉपर ग्रंथियां होती है, मतलब दो होती हैं। ठीक है, इस तरह की ये कॉपर ग्रंथि देख रहे हैं ना। अब इस कॉपर ग्रंथि में है ना, ये जो आगे चल के किस में खुलता है, मूत्र मार्ग में खुलता है। तो इस ग्रंथि की नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्थापित करती है, जो मूत्र मार्ग की दीवारों को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। यानी कि जब यहाँ से मूत्र निकलेगा ना, तो उसके कारण जो जलन और खुजलाहट होगी उससे ये बचाता है कॉपर ग्रंथि। देखिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इसका। और मैथुन के समय है ना, मैथुन के समय क्या होता है कि यह द्रव मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है। जब सेक्स होगा तो सेक्स के समय क्या होगा कि मादा की योनि में जो अम्लीयता हो रही है, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, इसका क्षारीय द्रव का मतलब हुआ 7 से अधिक। ठीक है, क्षारीय का मतलब हुआ 7 से अधिक, और अम्लीय का मतलब क्या हुआ 7 से कम। इस ध्यान रखेंगे, 7 से कम, यानी कि जो अम्लीयता होगी उसको नष्ट करता है, क्योंकि ये क्षारीय पदार्थ है, और क्षारीय पदार्थ अम्लीयता को नष्ट करता है ना, उसको संतुलित कर देता है। तो यह मादा के अंदर, जो मादा की योनि में जो अम्लीयता, अब सोच रहे होंगे योनि क्या होता है, तो योनि मादा जनन भाग है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे इसमें जानेंगे। तो उसको अम्लीयता को नष्ट करता है और शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहयोग करता है। जो शुक्राणु होते हैं उनको सुरक्षित रखने का भी काम करता है। ठीक है, अगला बात हम लोग करते हैं शिश्न के बारे में। तो शिश्न जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये शिश्न जो देख रहे हैं, ये शिश्न जो होता है, यह एक मांसल बेलनाकार रचना है, जो पुरुष का मैथुन अंग है। ठीक है, सेक्स अंग यही है, मैथुन अंग यही है। यह वृषण कोश के सामने बीचों बीच स्थित रहता है। ये वृषण कोश के ये बीचों बीच स्थित रहता है। यह बाहर की ओर एक ढीली त्वचा से ढका रहता है। ये बाहर की ओर क्या होता है, एक ढीली त्वचा से ढका रहता है। शिश्न का शिखर भाग ग्लास कहलाता है ना, ग्लांस कहलाता है। ग्लांस के ऊपर त्वचा का एक ढीली आवरण प्यूसस कहलाता है। इसकी त्वचा का एक ढीली आवरण होता है, जिसे हम लोग प्यूसस के नाम से जानते हैं। तो ये एक मांस की बनी हुई त्वचा की रचना होती है ना, प्यूसस जो होता है मांस की त्वचा जो होती है ना, उसकी बनी हुई रचना होती है। ठीक, शिश्न के ठीक बीच से मूत्र मार्ग आगे की ओर जाता है। ये मूत्र मार्ग आगे की ओर जाता है, तथा अंत में शिश्न के शिखर पर एक मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। शिश्न का कार्य निषेचन के लिए शुक्राणुओं को स्त्री की योनि में पहुंचाना है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो स्त्री की योनि में क्या पहुंचाता है, निषेचन के लिए शुक्राणुओं को पहुंचाता है। तो यहाँ से फिर से समझ लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले वृषण के अंदर है ना, वृषण के अंदर बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती है, जनन नलिकाएं होती है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु स्त्रावित होता है, जिसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। और वहां से वो आगे बढ़कर अधिवृषण में पहुंचती है, और अधिवृषण में वो परिपक्व हो जाती है, और वहां से वो आगे बढ़कर अधिवृषण से आगे बढ़ती है, और कहाँ जाती है, तो शुक्रवाहिका, यानी कि इस नली में पहुंचती है, और ये शुक्रवाहिका से होते हुए यहाँ आती है। तो यहाँ मिलता है इनको शुक्राशय। शुक्राशय के अंदर शुक्राशय द्रव स्त्रावित होता है, और फिर आपका है पुरुषस्थ ग्रंथि, उसके अंदर पुरुषस्थ द्रव स्त्रावित होता है, और तीनों मिलकर विरय का निर्माण करते हैं, और विरय वो आगे बढ़कर मूत्र मार्ग से होते हुए ये बाहर निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ पहुंचता है, तो मादा के योनि में पहुंचता है। ठीक है, और ये कैसे पहुंचता है, इसके है ना, तो इस सेक्स के द्वारा मादा की योनि में पहुंचता है।
शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय एक गुण कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये बहुत ही सक्रिय होती हैं, जिनका विकास वृषण की शुक्राणु जनन नलिका में होता है। वृषण की शुक्राणु जनन नलिका जो होती है उसके अंदर इसका विकास होता है, जो नर युग्मक है। जो क्या है? नर युग्मक है, ठीक। ऐसे आपको टोटल क्लियर हो गया कि किस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है और कैसे वो किस तरह से किन किन भागों से होकर वो मादा की योनि में पहुंचता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मादा जनन अंग के बारे में, ठीक है। तो मादा जनन अंग में ये कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है अंडाशय। अंडाशय देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। अंडाशय की बात करें तो अंडाशय जो होता है ना, ये स्त्री जनन अंग है। सॉरी, ये कह सकते हैं इसको कि ये इसके अंदर अंडाणु बनते हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं और ये जो है मादा युग्मक कहलाएगा, ठीक है। ये मादा युग्मक के नाम से कह सकते हैं इसे। उसके बाद है आपका फॉलोपियन नलिका। फॉलोपियन नलिका ये रही, ठीक है। अगला है आपका गर्भाशय। गर्भाशय यहाँ ये रहा, ये गर्भाशय है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये गर्भाशय है। उसके बाद है योनि। योनि, इस भाग को योनि कहते हैं। और वल्व है ना, भग है या वल्वा, भग या वल्वा कहते हैं ये वाला, ठीक। और ये हाइमेन जो होता है ये मांस की बनी हुई, इसके बारे में आगे बताएंगे, इसी चैप्टर में हम लोग आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय जो होता है, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। देख रहे हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। अंडाशय एक जोड़ा पाया जाता है। अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रेणी गुहा में पाया जाता है। ये उदर गुहा के ठीक नीचे से कहाँ पाया जाता है? श्रेणी गुहा में पाया जाता है, ठीक। प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा पिछली दीवार से ये जुड़ी रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ढका हुआ होता है, ठीक। ये संयोजी ऊतक है। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम पाया जाता है। इस आवरण के नीचे क्या होता है? जनन एपिथेलियम, जिसे अंडाणु का विकास होता है। जिससे क्या होता है? अंडाणु का विकास होता है। तो अंडाणु की बात करें तो जिस तरह से, किस तरह से शुक्राणु था ना, शुक्राणु जिसे हम लोग नर युग्मक कहते थे, तो यहाँ अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक है, ठीक है। वो यहाँ इसमें छोटे छोटे अंड के रूप में है ना, ओवा के रूप में इसमें रहते हैं, ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं फॉलोपियन नलिका के बारे में, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। ये देखिए, फॉलोपियन नलिका ये होती है जिसे अंड वाहिनी कहते हैं, ठीक है। अंड वाहिनी कहा जाता है, यानी कि ये अंड का वाहिनी, यानी इसी से होकर ये जो अंडाणु थे ना, इसी से होकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह एक चौड़ी है ना, एक जोड़ी चौड़ी नलिका है। एक जोड़ी होती है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है। अंडाशय दो है, ये भी दो होती हैं। अंडाशय की ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती हैं, अंत में गर्भाशय से जुड़ जाती हैं। ये अंत में आगे चल के कहाँ जुड़ जाती है? गर्भाशय से, ठीक। ये गर्भाशय तक यहाँ आके जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक फॉलोपियन नलिका का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है। एक चौड़े कीप के समान, देख ना, ये जो शीर्ष भाग जो होता है कीप के समान चौड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक। जो अंडाणुओं को फॉलोपियन नलिका से प्रवेश कराने में सहायता करते हैं। जो अंडाणुओं को है ना, फॉलोपियन नलिका से अंदर प्रवेश कराने में सहायक होते हैं चौड़े भाग। फॉलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। ये संकुचनशील होती है और मांस की बनी होती है, यानी कि संकुचित होती है और फैलती भी है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है ना। इसकी भीतरी सतह पर क्या होती है? सीलिया लगी होती है, जो अंडाणु को फॉलोपियन नलिका में नीचे की ओर बढ़ने में सहायता करती है। उसको ये नीचे की ओर पहुंचने सहायता करती है, ताकि वो जो अंडाणु है वो कहाँ पहुंच जाए? गर्भाशय में पहुंच जाए, ठीक है। गर्भाशय में पहुंचाने के लिए वो नीचे की ओर उसे बढ़ने में सहायता करती है। कौन? सीलिया, ठीक। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं गर्भाशय का। तो गर्भाशय जो ये चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये तीन कोनी रचना, तो ये गर्भाशय जो होता है यह छोटी दीवार वाली पेशीय थैली की समान रचना होती है, जो मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणी है ना, श्रोणी गुहा में स्थित रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्थित रहता है श्रोणी गुहा में, ठीक।
यह लगभग तिनकोणीय रचना, देखना तिनकोना रचना दिख रहा है, ठीक, तिनकोणीय रचना है जिसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है, ऊपर से ये ज्यादा चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है, ठीक। इसके ऊपर भाग में दाएं और बाएं कोने से उस ओर की फॉलोपियन नलिका जुड़ी रहती है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से फॉलोपियन नलिका जुड़ी रहती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है, यानी कि इसी में भ्रूण का विकास होता है, गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण का निर्माण होता है, क्योंकि जो आपको बताया था ना कि नर युग्मक जो था शुक्राणु शिश्न के द्वारा कहाँ पहुंचता है, मादा की योनि में, यहाँ आता है और ये आके इस पे चिपक जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आकर जब ये अंडाणु इस पे आएंगे तो उसके साथ वो भ्रूण का निर्माण कर देते हैं निषेचन क्रिया के फलस्वरूप। इनकी गुहा समान स्थिति जो होती है 7.7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी समान स्थिति जो होती है 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन भ्रूण के विकास के समय यह बढ़कर गर्भ के 8वें महीने में लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी अंडाकार हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो स्त्री का जो होता है शरीर पेट जो होता है बड़ा हो जाता है, आप देखे होंगे, तो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी बढ़ जाती है जब भ्रूण विकास करेगा, कहने का मतलब जो शिशु जो होगा डेवलप होने लगेगा तो 18 से 20 सेंटीमीटर ये लंबी हो जाती है और शिशु के जन्म के बाद यह पुनः छोटी हो जाती है और जब बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके बाद वो पुनः छोटी हो जाएगी, परंतु समान स्थिति में न आकर उसमें थोड़ी सी बड़ी रह जाती है ना, लेकिन समान स्थिति में नहीं आता है, 7 से 8 सेंटीमीटर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा रह जाता है। गर्भाशय का निचला भाग सरकरा होता है, निचला भाग सरकरा होता है, इसमें ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं, इसे ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं हम, ठीक है। और सर्विक्स जो है नीचे की ओर योनि में खुलता है, ये जो नीचे की ओर खुल रहा है ये क्या होता है, योनि होता है, और सर्विक्स यहाँ होता है, ठीक, यह सर्विक्स होता है। योनि की बात करें तो यह जो योनि देख रहे हैं ना चित्र में, योनि यहाँ, ठीक है, तो यह एक पेशीय नली के समान रचना होती है, नली की समान रचना होती है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी होती है, इसकी दीवार जो होती है पेशियों की बनी होती है और तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी होती है, तथा यह फैलने योग्य होती हैं, ये फैलती हैं, ठीक है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग यानी कि वल्वा में के द्वारा खुलती है, ठीक है, वल्वा के द्वारा यह बाहर की ओर खुलती है। वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है, ये पतली झिल्ली से ढकी होती है जो हाइमेन कहलाती है, ये मांस की बनी हुई झिल्ली होती है, ये पतली झिल्ली जो क्या कहलाती है, हाइमेन कहलाती है, ठीक है। पहली बार संभोग के समय या चोट आदि लगने के कारण यह झिल्ली टूट जाती है, झिल्ली आपस में सटी होती है लेकिन चोट लगने के कारण या संभोग के कारण एक क्या होती है, टूट जाती है, फिर यह दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है, ठीक है, ये फिर ये दोबारा से निर्माण नहीं होता है। योनि संभोग यानी मैथुन के समय नर के शिश्न को ग्रहण करती हैं, नर के शिश्न को कौन ग्रहण करती है, वल्वा से होते वो योनि में प्रवेश करता है, जिसके स्खलन विरय है ना, स्खलित विरय यानी कि जो विरय नर युग्मनज जो था ना, शुक्राणु जो था ना, वो यहाँ से प्रवेश करता है, ठीक, विरय आपको बता चुके हैं, तो विरय यहीं से ये प्रवेश करता है और मादा जननांग के अंदर पहुंचता है, मादा जननांग के अंदर पहुंचता है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है, इसी रास्ते से ही बच्चा भी बाहर निकलता है शिशु, और मासिक स्त्राव के फिर बार बार निकलने का भी रास्ता यही है। अब मासिक स्त्राव क्या होता है, जो आपको बोले थे ना एमसी, इसी के बारे में, जिसे मासिक स्त्राव कहते हैं, आपको आगे इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मासिक स्त्राव जो भी होता है तो इसी रास्ते से इसमें बाहर निकलता है, ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं निषेचन, तो निषेचन आपको तो समझ में आ चुका है, निषेचन हम लोग पुष्प में भी देखेंगे, यहाँ भी वही परिभाषा हो जाएगा। तो नर युग्मन यानी शुक्राणु और मादा युग्मन अंडाणु का संयोजन यानी संयोग या संयुग्म ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो ये निषेचन की क्रिया आपको अब यहाँ से फिगर से समझ लीजिए, जो नर युग्मक, जो आपका नर युग्मक होता है, नर युग्मक की बात करें यानी कि जो शुक्राणु बनता है वो विरय का रूप ले लेता है ना, विरय आपको बता चुके हैं, तो इसमें शुक्राणु भी रहते हैं, शुक्राणु द्रव भी रहता है ना, और क्या रहता है, अंतर जो स्त्रावी ग्रंथियां थी ना अंदर,
जिसके अंदर प्रशस्त द्रव बनता था। तो ये तीनों मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। तो वीर्य जो होता है मादा की योनि में प्रवेश करता है, ठीक है। योनि में प्रवेश करेगा तो वीर्य में स्थित क्रियाशील शुक्राणु जो होते हैं वो आगे से यहाँ से, है ना, उसके पूंछ की गति, शुक्राणु जो होंगे ना इस तरह से आकार के होते हैं, उसमें पूंछ बने हुए थे, ये हिलते रहते हैं, ये पूंछ की गति के कारण ये फॉलोपियन नलिका से होते हुए यहाँ पहुंचेंगे। और इसमें ये तो बहुत सारे एक साथ मात्रा में पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से एक शुक्राणु ही, केवल एक शुक्राणु ही वहां क्या करता है, तो अंडाणु के साथ संयोग कर पाता है, अंडाणु के साथ संयोग कर पाता है और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। और ये करीब शुक्राणु जो होते हैं लगभग 12 घंटे तक जीवित रहते हैं। ये 12 घंटे तक मादा की योनि में जीवित होते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। इसी अवधि में अगर ये एक दूसरे से संयोग नहीं हुए, कहने का मतलब कि वीर्य के जो शुक्राणु है वो शुक्राणु मादा युग्मक के साथ यानी कि अंडाणु के साथ सहयोग नहीं किए तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि 12 घंटे बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये टोटल। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, आगे इसके आगे चैप्टर में थोड़ा और कुछ बचा है उसको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर करें।